जैसा कि आप जानते हैं, ये मुद्दा शुरू होता है अवैध खनन से। और इस अवैध खनन को रोकने के लिए फॉरेस्ट पुलिस फोर्स को बढ़ाना, फॉरेस्ट पुलिसिंग को सख्त करना, ड्रोन मॉनिटरिंग करना केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि इस कृत्य में शामिल खनन माफिया व उनके साथ काम करने वाले मशीन ऑपरेटर और ट्रक चालकों को भी हिरासत में लेकर उन पर कड़ी कार्रवाई करना, उनकी मशीनरी और वाहनों को जब्त करना, ब्लास्टिंग मटेरियल की टाइट ट्रैकिंग करना ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। ये सब काम किए जा सकते थे, लेकिन हुआ क्या? अवैध को वैध बना दिया। अब सरकार पट्टे बांटेगी अरावली को काटने के लिए और पैसा कमाएगी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघकर एमपी एमएलए अपना बैंक बैलेंस बनाएगी ताकि अगले चुनाव में अपनी सीट पक्की कर सके। क्योंकि ये नेताजी केवल वोट से नहीं बनते, ये बनते हैं पैसे से, और पैसा आता है इन्हीं खनन माफियाओं से। तो ये खनन माफिया जैसा नियम कानून बनवाना चाहें वैसा बनवा सकते हैं, और सभी एमपी एमएलए उनके साथ होंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए फंड्स तो चाहिए ही। इसीलिए आप देखिए, आपके चुने हुए नेताजी, जो कि भली भांति जानते हैं कि ये धरती, ये पहाड़ बिक रहे हैं, कल को पानी नहीं रहेगा, साफ हवा नहीं रहेगी, लेकिन चुप हैं। कोई भी आकर विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर वो विरोध करेंगे तो फंड कहां से आएगा। जनता का क्या है, कुछ दिन का विरोध है, फिर सब खामोश है। हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता रहा है, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जानते हैं, ये सब उन्हीं सरकारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिखा होता है, सरकारी स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है। लेकिन शायद सरकारी स्कूल में पढ़ने से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता, और ना कोई एलएलबी करके वन एवं पर्यावरण विभाग का मंत्री बन पाता है। जीवन में ये सीढ़ियां चढ़ने के लिए पढ़ाई अलग होती है, जो सरकारी पाठ्यक्रम की नैतिक शिक्षा की किताबों में नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अरावली किसे कहते हैं? अरावली वो है जहां केवल 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ हैं। आप कहीं पहचानने में गलती न कर दें, इसलिए बता दूं कि अरावली के आसपास कई दूसरी पहाड़ियां भी हैं, लेकिन वो अरावली नहीं है, क्योंकि वो तो अब बस 700-800 मीटर दूर खड़े पहाड़ मात्र हैं। ये कपोल कल्पित नहीं है भाई साहब। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई महान पढ़े लिखे विचारकों और वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करके तय की है। हालांकि लोगों को ये परिभाषा पसंद नहीं आई, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस पर दोबारा विचार कर रहा है। 21 जनवरी को एक और परिभाषा पेश की जाएगी। तब तक हम ये देखते हैं कि अरावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान रखता है। एक प्रचलित संगठन है यूनेस्को, नाम तो सुना ही होगा। पिछले वीडियो की खोजबीन के मुताबिक अगर अरावली इतनी बड़ी विश्व धरोहर है, तो फिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल क्यों नहीं है? आखिर अफ्रीका की मखोंजवा चट्टानों को यूनेस्को का दर्जा मिल सकता है, तो अरावली को क्यों नहीं? वैसे 2010 में जंतर मंतर, जो कि अरावली की तलहटी में स्थित है, उसे यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था। 2013 में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, जो कि अरावली पर बने हैं, उनको भी यूनेस्को साइट्स डिक्लेयर किया गया था। अब बारी खुद अरावली माउंटेन रेंज की है। क्या अरावली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हो सकती है? अरावली पूरी तरह से यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित फोल्ड माउंटेन रेंज है, जिसका इतिहास 3 अरब साल पुराना है। ये मरुस्थलीकरण को रोकती है, जल सुरक्षा और वैश्विक जलवायु संतुलन में बहुत महत्व रखती है। अरावली को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने से आखिर बदलेगा क्या? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई नाम भर नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ढांचा है। अगर अरावली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है, तो वहां खनन पर लगभग पूरी तरह रोक लग जाएगी। हर गतिविधि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मॉनिटरिंग होगी। मनमाना शहरीकरण या पहाड़ काटकर निर्माण, ये सब संभव नहीं रहेगा। इससे अरावली की जैव विविधता को वैश्विक संरक्षण मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्जर्वेशन फंड्स आएंगे और वहां सस्टेनेबल इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नतीजा, बेहतर इकोसिस्टम, बेहतर ग्राउंड वाटर रिचार्ज और धीरे धीरे सुधरता हुआ वाटर लेवल। इतना ही नहीं, अरावली से जुड़ी जनजातियों, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। यूनेस्को का रोल तब शुरू होता है जब स्थानीय सरकारें या सिस्टम किसी धरोहर को बचाने में नाकाम साबित होने लगते हैं। और सच्चाई यही है कि अरावली आज उसी मोड़ पर खड़ी है। अब सवाल आता है, अरावली को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनवाया कैसे जाए?
इसके लिए भारत सरकार को यूनेस्को को आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होता है और अरावली को कम से कम 1 से 2 साल तक टेंटेटिव लिस्ट में रखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ प्रस्ताव भेजना काफ़ी नहीं होता। यूनेस्को को ये साफ साफ दिखाना पड़ता है कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी जीवित फोल्ड माउंटेन रेंज है। ये प्री कैम्ब्रियन काल के 1.8 से 3.2 अरब साल पुराने पृथ्वी इतिहास का जीवित प्रमाण है। ये मरुस्थलीकरण रोकने, जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन में वैश्विक भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ क्लियर बाउंड्रीज तय करनी होंगी और सबसे अहम बात, अवैध खनन को वैध बनाकर नहीं बल्कि खनन पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगाकर। और यही फैसला तय करेगा कि अरावली इतिहास बनकर रह जाएगी या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित विरासत बनी रहेगी। तो इस तरह द ग्रेट अरावली पर्वतमाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हो सकती है। ठीक है, पर क्या हम यूनेस्को के भरोसे बैठे हैं? बरसों से हमने ऐसी कई विरासतों को बचाया है, उनकी रक्षा के लिए मर मिटे हैं, चाहे वो संसारी हों या हो कोई साधु या नागा या अघोरी, सारे ही लड़े हैं। लेकिन हर बार लड़ने को दौड़ने से पहले संभल कर विचार करना जरूरी होता है ताकि समस्या की जड़ पहचानी जा सके। तो कीजिए विचार और बताइए कमेंट्स में। Save Aravali. Save planet.